हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 28 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतरिक्ष सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने के लिए केंद्र सरकार ने किस रेगुलेटरी संस्थान की स्थापना का ऐलान किया है? इसका आंसर होगा इन स्पेस। ओके, इन स्पेस ही। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ओके, और हिंदी में क्या कहेंगे इसे? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इसे मंजूर किया है और ये एक तरह से स्पेस सेक्टर के रिफॉर्म यानी सुधार के रूप में देखा जा रहा है, और ये आत्मनिर्भर अभियान जो भारत का है उसके तहत भी है ये। ओके, तो निजी क्षेत्र के लिए अवसर पैदा होंगे इसके थ्रू। इन स्पेस संस्थान जो बनेगा वो स्पेस एक्टिविटीज़ में प्राइवेट कंपनियों को मदद करेगा और एक तरह से नियम वगैरह भी बनाएगा, क्या नियम होने चाहिए वगैरह वगैरह। ओके, और अब जो है वो प्राइवेट कंपनियों को रॉकेट, सैटेलाइट बनाने की मंजूरी मिलेगी। वैसे सैटेलाइट पहले से बना रही थी बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे संस्थान, लेकिन अब पूरे कॉमर्शियल रूप से वो काम कर पाएंगे, रॉकेट भी बना पाएंगे और वे लॉन्चिंग से जुड़े हुए तमाम कामों में शामिल हो सकेंगी। दूसरे ग्रहों की जानकारी जुटाने के लिए इसरो का जो स्पेस मिशन है उसमें भी वो शामिल हो सकेंगे, और ये माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ इंडियन स्पेस सेक्टर मजबूत होगा बल्कि देश की जो आर्थिक तरक्की है उसमें भी काफ़ी मदद मिल सकेगी, और एक तरह से सरकार का जो खर्च होता है इसरो पर वो भी थोड़ा लोड कम हो पाएगा। ओके, और हाल ही में इसरो ने भी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई थी और इसका काम था कॉमर्शियली देखना कि उसके थ्रू क्या कमाई हो सकती है इसरो के काम के थ्रू। ओके, तो उसके थ्रू भी निजी कंपनियों को काम दिया जाएगा। तो इस डिसीजन से क्या इफ़ेक्ट होगा? देखिए, एक उदाहरण दूँ मैं। जैसे अमेरिका में अमेरिकी सरकार ने जब नासा को फंडिंग में कमी की, उसका फंड की कमी थी, तो उसने उसको स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया, और हम लोग देख रहे हैं इस वक्त कि बहुत सारी कंपनियां अमेरिका में वो रॉकेट बना रही हैं और सैटेलाइट बना रही हैं, उसको भेजने का भी काम कर रही है, और स्पेस एक्स इसमें लीडिंग कंपनी बनकर उभरी है, जिसने हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो है वो यात्री को पहुंचाया था वहाँ पर। ओके, अच्छा, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा अगर इंडिया में स्पेस सेक्टर को खोला जाएगा? तो इसरो पे क्या इफ़ेक्ट होगा? क्या इसरो का जो बिजनेस है वो भी कम हो जाएगा क्या? तो देखिए, इसरो के चीफ हैं के सिवन, आप जानते ही होंगे। तो उनका ये कहना है कि इंडियन स्पेस सेक्टर में बदलाव हो रहे हैं और इसका कोई असर नहीं होगा इसरो पर, और इससे पहले की तरह ही जो रिसर्च डेवलपमेंट और दूसरे ग्रहों तक स्पेस क्राफ्ट भेजने और ह्यूमन यानी मानव मिशन का जो काम चल रहा है वो सब जारी रहेगा, और स्पेस सेक्टर में सरकार की जो ये सुधार है उससे काफ़ी कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्राइवेट कंपनियों के लिए बेहतर मौका मिलेगा और रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे, ऐसा कहा गया है। ओके, इसका डिटेल नोट्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इसका जो पीडीएफ है जो फ्री में आप पा सकते हैं करंट अफेयर्स का डेली का, तो वो देख लेना आप। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत ने लद्दाख में चीनी सेना से तनाव के बीच में कौन सा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा आकाश। ओके, ये स्वदेशी है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तमाम न्यूज़पेपर्स में ये पब्लिश हुआ है। LAC पर चीन के जो लड़ाकू विमान हैं और हेलीकॉप्टर हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी एक्टिविटी चल रही है LAC के उस पार। तो ऐसे में इंडिया ने जो है पूर्वी लद्दाख में आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया है, और इससे ये होगा कि भारतीय सेना और जो इंडियन एयरफोर्स है वो भी चीनी जो हरकतें हैं उन सब पर नज़र रख सकेगी, और अगर चीन का कोई विमान LAC को क्रॉस करेगा तो उसे एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो तुरंत मार गिराएगा। ये ताकत है। ओके, तो जैसा आप जानते हैं कि 15 जून की रात को और 16 जून की अर्ली मॉर्निंग को गलवान घाटी में एक खूनी झड़प हुई थी, जिसमें इंडिया के करीब 20 जवान शहीद हो गए थे। तो उसी के बाद से टेंशन और ज़्यादा हो गया है और LAC पर चीन ने सेना बढ़ा दी है, कई तरह के मिसाइल, हथियार, तोप, इन सब की भी तैनाती करती है जैसे मीडिया रिपोर्ट्स है। और चीन का जो एयरफोर्स है उसके कई सारे फाइटर प्लेन वहाँ पर उसने डिप्लॉय कर दिए हैं।
LAC के आसपास। तो इंडिया ने भी अपनी सेना जो है बढ़ा दी है वहाँ, इंडिया ने भी युद्धाभ्यास किए हैं। पहले ये खबर आ रही थी केवल चाइना ही अपने क्षेत्र में युद्धाभ्यास कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। तो इंडिया ने भी लद्दाख में अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज की है युद्ध के लिए, युद्ध की तैयारी के लिए। ओके, तो क्योंकि हालात अभी जो स्थिति है उसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रूस के मीडिएशन के बाद भी चाइना जो है वो रुक नहीं रहा है इस वक्त। ओके, अच्छा, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, ओके, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दूं आपको कि ये स्वदेशी है, जैसे मैंने पहले बताया, और इसमें सुपरसोनिक मिसाइल और रडार लगे हुए पूरा सिस्टम है ये, और इसे DRDO ने डेवलप किया था। और ये मिसाइल सिस्टम जो है वो 30 किलोमीटर दूर और 18,000 मीटर ऊपर की जो ऊंचाई में अगर कोई विमान है दुश्मन का तो उसको टारगेट कर सकता है, उसको मार गिरा सकता है। और इसमें क्षमता है क्या क्या, लड़ाकू जेट विमान, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाले जो मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, इन सब के जो लक्ष्य हैं उनको बेअसर कर सकता है, उनको मार गिरा सकता है रास्ते में ही। ओके, 2009 में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में इसको तैनात किया गया था। अच्छा, रूस से S-400 मिलना है, जिसकी जो क्षमता है वो 600 किलोमीटर तक की निगरानी करनी है, उसकी निगरानी करने की क्षमता है 600 किलोमीटर तक की, और 400 किलोमीटर तक के एरिया में उड़ रहे जो दुश्मन के जहाज हैं, मिसाइल हैं, इन सबको उड़ा सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1971 के युद्ध के नायक स्क्वाड्रन लीडर परवेज जसमानी का निधन हो गया है, तो उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? आंसर होगा वीर चक्र। ओके, देखिए 25 जून की रात को उनका निधन हुआ है, 77 ईयर के थे। और जसमानी को 1971 के इंडिया पाकिस्तान युद्ध में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अभियान के तौर पर उनको जाना जाता है। उनको काफ़ी चोटें आई थी, हेलीकॉप्टर पर 2 बार मशीन गन, मोर्टार, इन सब से हमला हुआ था, फिर भी वो वापस लौट आए थे वहाँ पर, तो काफ़ी तबाही मचाकर पाकिस्तान के इलाके में। और वो 1965 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे, इंडियन एयरफोर्स में जसमानी, और 1985 में उन्होंने रिटायरमेंट ली थी। ओके, तो वीर चक्र मिला था। वीर चक्र कौन सा ये पदक है? देखिए, युद्ध के समय वीरता में मिलने वाला ये पदक है, और सबसे बड़ा जो पदक होता है युद्ध में वीरता के लिए वो परमवीर चक्र होता है। दूसरा स्थान आता है महावीर चक्र का, और तीसरा स्थान आता है वीर चक्र का। ओके, और ये सम्मान सैनिक अधिकारियों को असाधारण वीरता के लिए और बलिदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र MSME दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 जून। ओके, 27 जून को मनाया जाता है। MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ओके, हिंदी में कहते हैं इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है, देखिए 2017 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस जो है मनाया जाता है जागरूकता फैलाने के लिए, और जो छोटे उद्योग हैं उन सबको बढ़ावा देने के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट रिवीजन मैं कर दूं आपको, मैंने पहले बताया था आपको कि केंद्र सरकार ने जून में ही इसी महीने MSME की परिभाषा बदल दी है। ओके, कैबिनेट ने, तो मैंने पहले बताया था, एक बार रिवाइज करा दूं आपको। तो माइक्रो यानी सूक्ष्म इंडस्ट्री की जो परिभाषा है वो अब हो गई है 1 करोड़ तक का निवेश और 5 करोड़ तक का टर्नओवर, ये इसको कहा जाएगा सूक्ष्म उद्योग। ओके, स्मॉल उद्योग यानी लघु उद्योग की परिभाषा क्या है? तो 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का टर्नओवर, तो उसको कहेंगे हम लोग लघु उद्योग। और मीडियम यानी मध्यम उद्योग की जो परिभाषा है वो बदल दी गई है। तो क्या है नई परिभाषा? तो निवेश जो है 20 करोड़ अधिकतम, और कारोबार जो है वह 100 करोड़ तक का हो, यानी 100 करोड़ तक का टर्नओवर होगा, तो उसको मीडियम स्केल इंडस्ट्री कहा जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन काफ़ी आने की संभावना है कि MSME की नई परिभाषा क्या है, तो उसके बारे में इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हाल ही में क्लिनिकल प्रोटोकॉल जारी किया है, तो इनमें से किस दवा को इसमें शामिल किया गया है? आंसर होगा डेक्सामेथासोन। ओके, और ये पहले से दवा चल रही थी, लेकिन इसको कोरोना मरीज के लिए जो है इलाज के लिए एक तरह से मुहर लगा दिया गया है। ओके, और ये मॉडरेट और गंभीर लक्षण वाले जो मरीज़ हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी या फिर जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी, उनमें इस्तेमाल किया जाएगा। इससे क्या है कि मरीजों की जो मौत होती है
उनमें 1/3 तक कमी देखी गई है इस दवा के इस्तेमाल से। ओके, और जो ऑक्सीजन जिनको लगा हुआ था, तो हर 5 में से 1 मरीज को बचाया जा सका इस दवा की वजह से। ओके, तो देश भर में कोरोना जो संक्रमित हैं उनकी संख्या करीब 5.25 लाख के आसपास हो गई है, और भारत जो है दुनिया में कोरोना के जो सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची है उसमें 4थे स्थान पर है। धीरे धीरे मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये जो दवा है डेक्सामेथासोन, ये क्या है? देखिए, ये स्टेरॉयड ड्रग है और इसका इस्तेमाल सूजन कम करने के लिए किया जाता है। जो सूजन हो जाता है गले में और जो फेफड़े में, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो उसको एक तरह से ये कम करता है। वैसे ये दवा शरीर के अलग अलग अंगों में भी सूजन के कम करने में काम आता है, पहले से चल रहा है। ओके, तो ये स्पेशल दवा वो विकल्प के रूप में ये दिया जाएगा। ओके, 27 जून को ये नया प्रोटोकॉल जारी किया गया स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, तो उसी में ये बताया गया। अच्छा, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर कहें कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने 13 जून को कोविड-19 के लिए 2 दवाओं की मंजूरी दी थी। एक तो दवा थी रेमडेसिविर, ओके, और एक और दवा थी उसका नाम था फेविपिराविर। तो वो नई दवा है जिसका यूज़ करने की अनुमति मिली थी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो दवा, जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, ये पहले से दवा चल रही थी अलग अलग इलाज में, तो ये दवा अब इसमें भी चलेगी। ठीक है, कोरोना के पेशेंट के लिए भी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए बने जस्टिस रोहिणी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? फिर से बढ़ाया गया है। इसका आंसर होगा 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है, यानी 6 महीने का इसको कार्य विस्तार दिया गया है। ओके, दरअसल इसकी स्थापना जो है अक्टूबर 2017 में की गई थी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूची में जो शामिल ओबीसी श्रेणी के जो विभिन्न जातियां हैं, तो उनमें आरक्षण का लाभ किस जाति को कितना मिल रहा है, और उसके जांच के लिए इसका गठन किया गया था। उप वर्गीकरण करना था, ओबीसी को अलग अलग खांचे में डिवाइड करना था। और इस आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस जी रोहिणी, जो कि रिटायर्ड जज हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट वर्ड्स पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। 2019 का भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ, और बुक भी अवेलेबल है अमेजॉन पे, वहाँ से भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, फीफा महिला विश्व कप 2023 की संयुक्त मेजबानी किन 2 देशों को दी गई है, या कौन से 2 देश मेजबानी करेंगे संयुक्त रूप से? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ओके, देखिए, फीफा की जो शीर्ष परिषद है और उसी ने ये चयन किया है इन दोनों देशों को, और इस बार पहली बार 32 टीमें भागी ले रही हैं, हिस्सा ले रही हैं 32 टीमें, जो काफ़ी ज़्यादा है अब तक के हिसाब से। ओके, तो ये आयोजन होने जा रहा है। और फीफा के अध्यक्ष कौन है इस वक्त, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियानी इन्फेंटिनो। ओके, जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं एग्जाम के टॉप 20 छात्रों के बारे में सरकार ने इनमें से कौन सी घोषणा की है? आंसर है सड़क का नामकरण। ओके, उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो उन्होंने ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जितने जो टॉप 20 स्टूडेंट हैं उनके घर के आसपास की जो सड़क है उसका नाम उन्हीं के नाम पे रखा जाएगा। एक तरह से ये स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। और 2020 में 10वीं में 83.31% और 12th में 74.63% स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्विस बैंकों में जमा विदेशियों के धन के मामले में भारत किस स्थान पर है? आंसर होगा 77th पोजीशन पे है। स्विस बैंक में, यानी स्विट्जरलैंड के जो बैंक है वहाँ पर जमा भारतीयों के जो रुपया है, जो रकम है, उस मामले में भारत 77th पोजीशन पे है। ये आंकड़ा जारी किया है स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक ने, उसी के थ्रू ये जानकारी मिली है। और इस लिस्ट में ब्रिटेन जो है वो पहले स्थान पर है। ब्रिटेन के लोगों का सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ पर जमा है। ओके, ब्रिटेन के नागरिकों का जो टोटल वहाँ पर जमा है, मतलब स्विस बैंकों में 27% उसका ब्रिटेन के लोगों का है एक तरह से। तो स्विस बैंकों में जो विदेशियों का जो जमा धन है उनमें भारतीयों का कितना परसेंट हिस्सा है? तो 0.06%। ओके, और कितनी रकम जो है वहाँ पर जमा है? तो अभी जो डेटा जारी हुआ है वो 2019 का डेटा जारी हुआ है दिसंबर तक का। तो उसके अनुसार जो है
6,625 करोड़ रुपए जो है वो वहाँ पर जमा है, 6,625 करोड़ रुपए। और स्विस फ्रैंक में कहें तो 89.9 करोड़ स्विस फ्रैंक ये जमा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विजडन इंडिया के ऑनलाइन पोल में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज के रूप में चुना गया है? आंसर होगा राहुल द्रविड़। ओके, विजडन इंडिया एक इम्पॉर्टेंट संस्था है, तो उसी ने ये ऑनलाइन पोल के थ्रू ये पूछा था कि बीते 50 साल में सर्वश्रेष्ठ भारतीय टेस्ट बल्लेबाज कौन है, तो राहुल द्रविड़ को सचिन से भी ज़्यादा वोट मिले हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने किस महासागर में, किस ओशन में अस्थायी बेस स्थापित करने का ऐलान किया है? आंसर होगा हिंद महासागर। देखिए उसका टारगेट है, ऐलान किया है उसने कि मार्च 2021 तक हिंद महासागर में अपना एक अस्थायी सैन्य अड्डा बनाएगा। और उसके जो नेवी कमांडर हैं IRGC, उसने कहा है कि ओमान के समुद्री क्षेत्र में जो समुद्री जहाज़ है और विदेशी जहाज़ के द्वारा ईरानी मछुआरों को बार बार परेशान किया जाता है, इसलिए ये बेस स्थापित किया जाएगा। देखिए कहा तो ये जा रहा है कि वो उस वजह से जो मछुआरों को परेशान किया था इसलिए बेस बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल स्थिति ये है कि ईरान भी अपना मिलिट्री दबदबा जो है चारों तरफ दिखाना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली उसको दबाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है सफलता नहीं मिली है। दब पाया है, आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। जैसे इंडिया उसे तेल खरीदता था, ऑयल खरीदता था, लेकिन ऑयल अब खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो उतनी ख़राब नहीं हुई जितना कि दुनिया में माना जा रहा था। तो एक तरह से वो भी अपना प्रभाव चारों तरफ बढ़ाना चाह रहा है, और इसीलिए उसका जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है वो उसने एक बेस बनाने का ऐलान किया। अच्छा, ये जो गार्ड्स हैं ये ईरान के सशस्त्र बलों का उसकी एक शाखा है, और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। ईरान के जो पहले सर्वोच्च नेता थे अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी, तो उसी के आदेश के बाद ईरानी क्रांति के बाद इसको बनाया गया था। और आपको बता दूं कि जो रिवोल्यूशनरी गार्ड तो उसको अमेरिका ने आतंकी संगठन भी घोषित किया हुआ है। 2019 में आतंकी संगठन घोषित कर दिया था, और उसके IRGC के जो कमांडर थे कासेम सोलेमानी, तो उसको मार भी गिराया था उनको 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने। उसका टेंशन भी हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में। तो ईरान के जो कैपिटल है वो कहाँ है? तेहरान। और सर्वोच्च नेता कौन है? अयातुल्ला अली खुमैनी। और प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अमेरिका ने अपने देश की अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी W जैक्सन के नाम पर किस मुख्यालय भवन का नाम रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में इस वक्त रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, और ऐसे में जो है इनके नाम पर ये मुख्यालय का नाम रखा गया है। तो इसका आंसर होगा नासा का मुख्यालय। नासा के मुख्यालय का ये नाम होगा। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन में है, वाशिंगटन DC में है। और मैरी W जैक्सन जो है वो उस महिला का नाम है जिन्होंने अमेरिकी स्पेस एजेंसी में महिलाओं के लिए एक तरह से राह खोल दी थी, और नासा में शामिल होने वाली वो पहली महिला थी। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ और भी PDF अवेलेबल हैं, देख सकते हैं आप। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मिलते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी मिलें।